हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो मानव शरीर या एक सजीव को जीवित रखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रक्रियाएं थी। चाहे वो पोषण था जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू कर रहे थे, उसके बाद हम लोगों ने रेस्पिरेशन श्वसन पढ़ा, उसके बाद में परिसंचरण तंत्र पढ़ा, उत्सर्जन पढ़ा। ये सारी चीज़ें जो है मानव शरीर को जीवित रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी प्रक्रियाएं थी। जनन तंत्र जो है वो एक ऐसा इम्पोर्टेंट सिस्टम है सभी लिविंग्स के लिए, सभी जीवधारियों के लिए एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू वो अपनी जो आइडेंटिटी है, अपनी जो पहचान है, अपनी जाति की जो पहचान है वो इस धरती पे बनाए रखती है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि जो एक जीव है वो अपनी जैसी ही संतान उत्पन्न करता है। ठीक है, री का मतलब होता है पुनः और प्रोडक्शन का मतलब होता है वापस से निर्माण, एक जीव के द्वारा दूसरे जीव का निर्माण। इनकी रिप्रोडक्शन शब्द में ही बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, जैसे कि रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, री का मतलब होता है अगेन, ठीक है, यानी कि पुनः, और प्रोडक्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, तो पुनर्निर्माण, एक जीव द्वारा अपने जैसी संतति का निर्माण, एक जीव के द्वारा जीव का निर्माण क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन हम उसे कहते हैं। ठीक है, तो जनन कौन सी प्रक्रिया है? तो बहुत ही सिंपल शब्दों में बोलें कि जनन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हाँ, जीवित रहने के लिए हमें जनन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अपने आप की पहचान या अपनी जाति को बनाए रखने के लिए सजीवों को जनन करना बहुत ही जरूरी है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र है जिसमें क्या करता है, एक जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है। ठीक है, वैसे तो जो जनन होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है, अगर हम जनन को टाइप देखें तो दो टाइप हमें जनन के देखने को मिलते हैं। दो प्रकार का हमारे सामने जनन आता है। एक जनन होता है अलैंगिक जनन, ठीक है, और एक रहता है लैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन जो है निम्न स्तर के जो जीव होते हैं उनमें पाया जाता है, और अलैंगिक जनन के दौरान जो संतति बनती है वो अपने पैतृक संतति के संरचनात्मक रूप में भी समान होती है और आनुवांशिक रूप में भी वो समान होती है अपने पेरेंट के। यानी कि आप उनके बच्चों में और उनके पैतृक में यानी कि पेरेंट्स के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं कर सकते। वो संरचनात्मक रूप में और आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक वाइज भी और मॉर्फोलॉजिकल वाइज दोनों ही रूप में वो समान होते हैं। लेकिन जो लैंगिक जनन होता है, क्योंकि मानव शरीर के तंत्र की बात चल रही है तो हम यहाँ पे लैंगिक जनन की बात करेंगे। तो लैंगिक जनन जो एक ऐसी प्रक्रिया होती है, इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि लैंगिक जनन जो है उसके अंदर एक यह द्विलिंगी जनन प्रक्रिया होती है। द्विलिंगी जनन प्रक्रिया है। द्विलिंगी का मतलब क्या है? यहाँ दो अपोजिट सेक्स की बात चल रही है, यानी कि दो अलग अलग लिंग की बात चल रही है। तो मानव में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन के एग्जाम्पल में हम किसका पढ़ रहे हैं? मानव में। और मानव जो है वो द्विलिंगी है, एक नर और एक मादा, यानी कि मानव के अंदर दो तरह के लिंग पाए जाते हैं, एक नर और दूसरा मादा। ठीक है, तो इन दोनों से ही क्या क्या चीजें होती है? इन दोनों से अगर हम देखें तो एक नर है, ठीक है, और ये मादा। ठीक है, नर से क्या बनते हैं? स्पर्म यानी कि शुक्राणु, और मादा से क्या बनता है? एग। इन दोनों के अंदर निषेचन होता है और फिर एक नए जीव का निर्माण होता है। ये क्या है? नया जीव है, नए जीव का निर्माण होता है। तो ये प्रक्रिया के अंदर हमें द्विलिंगी जनन प्रक्रिया के अंदर हम देखेंगे कि जो नर होता है उस नर से क्या बनता है? नर से हम किसका निर्माण करते हैं? नर युग्मक का निर्माण करते हैं। ठीक है, और नर युग्मक में हम किसको रखते हैं? शुक्राणुओं को। ठीक है, और वहीं मादा के अंदर क्या होता है? मादा युग्मक का निर्माण होता है, और मादा युग्मक की अगर हम बात करें
तो अंडाणु यहाँ पे जो है वो मादा युग्मक होते हैं। अब क्या होता है, ये नर और मादा युग्मक का आपस में मिलना निषेचन कहलाता है। ठीक है, और निषेचन के बाद क्या होता है, निषेचन से युग्मनज बनता है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, और जाइगोट फिर आगे नया जीव के रूप में विकसित होता है। तो इन सारी प्रक्रियाओं को मानव में हम बहुत अच्छे से समझेंगे किस तरीके से होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो ये युग्मक होते हैं इनका निर्माण करने के लिए एक स्पेशल जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं शरीर के अंदर, जनन कोशिकाएं। ठीक है, ये जो जनन कोशिकाएं हैं इनका विकास एक विशेष अवधि में ही होता है। ठीक है, तो वो अगर हम ध्यान दें, फिर हम इन सारों को डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। तो जनन कोशिकाएं जो होती हैं इनका विकास कब होता है, इनका विकास एक विशेष अवधि में होता है। हमेशा से ही ये विशेष अवधि में होता है। ठीक है, हमेशा से ये सक्रिय नहीं होती हैं और इस अवधि को हम क्या बोलते हैं, यौवनारंभ बोला जाता है। ठीक है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो प्यूबर्टी, यौवनावस्था। ठीक है, अब ये अवस्था आती कब है, तो यौवनारंभ की बात करें, पहले अगर हम बात करें लड़कों में ये अवस्था आती है लगभग 13 से 15 वर्ष की उम्र में। ठीक है, और वहीं लड़कियों की अगर हम बात करें, लड़कियों में ये जो प्यूबर्टी आती है वो अप्रोक्सीमेटली 12 से 14 वर्ष की उम्र में। ठीक है, इस उम्र में ये जनन कोशिकाएं सक्रिय होकर युग्मक का निर्माण आरंभ कर देती है। लेकिन लैंगिक परिपक्वता की बात करें तब हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, लैंगिक परिपक्वता ये कब आती है, तो लैंगिक परिपक्वता आती है 18 से 19 वर्ष की उम्र में। ठीक है, अब क्या क्या होता है जब ये लैंगिक कोशिकाएं जो हैं इस यौवनावस्था में, यानी कि ये आप इसको यौवना आरंभ भी बोल सकते हो, यौवनावस्था भी बोलते हो, इसके लक्षण क्या है वो अगर हम देखें तो इस अवधि को कैसे पहचाना जाता है, तो इसके क्या होते हैं, विशेष लक्षण होते हैं। ये लक्षण नर में अलग और मादा में अलग होते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये जो प्रक्रिया है जिसमें युग्मक, शुक्राणु, निषेचन और युग्मनज और जीव का निर्माण किस तरीके से होते हैं, फिर हम इनके लक्षण भी देखेंगे किस तरीके से होते हैं। तो इस डायग्राम में आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, ये मादा है और ये नर। ठीक है, तो मादा और नर में सबसे पहले क्या हुआ, मादा से एग यानी कि अंडे का निर्माण होता है, स्पर्म मतलब शुक्राणु का निर्माण होता है, जिनमें क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, आधे होते हैं। यानी कि मादा में भी 46 और नर में भी 46, 44 प्लस XX जो है वो मादा में पाए जाते हैं। ये 44, ये 45 और ये 46। वैसे ही 44 तो कायिक गुणसूत्र होते हैं जो हमारी कायिक संरचना को बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, और 2 गुणसूत्र जो होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं जो लैंगिकता को बनाते हैं। तो 44, 45 और 46, तो इस तरीके से टोटल होते हैं। लेकिन जब युग्मक का निर्माण होता है, ये क्या है, युग्मक। ठीक है, ये भी युग्मक है और ये भी युग्मक है। तो इनके निर्माण के दौरान जो विभाजन होता है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, जिससे क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए, आधे। और अब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। ठीक है, और निषेचन से जायगोट जो बनता है उसके अंदर टोटल गुणसूत्र कितने हो गए, वापस उतने ही हो जाते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण विभाजन होता है जो जीव में गुणसूत्रों की संख्या को क्या करता है, निर्धारित करता है, ज्यादा नहीं होने देता। ठीक है, उसके बाद में ये जायगोट जो है विकसित होकर नए भ्रूण का निर्माण करता है, भ्रूण मतलब एम्ब्रियो, और वो आगे किसमें परिवर्तित होता है, नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये सारी प्रक्रियाएं संपन्न होती है। लेकिन ये जो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया है, ये जो है वो एक स्पेसिफिक स्टेज में आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। ठीक है, और प्यूबर्टी यानी कि यौवनारंभ।
ठीक है। और इसके लक्षण क्या क्या हैं? अगर इन लक्षणों की बात करें तो नर और मादा में दोनों में अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर हम इन लक्षणों में पहले हम बात करें लड़कों में क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलेंगे, तो लड़कों के अंदर जो पहला लक्षण है जो हमें यहाँ देखने को मिलता है, उनका आवाज का भारी होना, उनकी आवाज जो होती है भारी हो जाती है। इसके अलावा उनके दाढ़ी मूंछें जो हैं वो भी आने लगती हैं। ये नॉर्मल लक्षण है जो हमें देखने को मिलते हैं। और शरीर के जननांगों पर और जो हमारे आर्म पिट्स होते हैं इनके अंदर क्या आते हैं, बाल आने लग जाते हैं। जननांगों पर क्या आते हैं, बालों का आना, बालों का आना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें जो स्किन है, त्वचा जो है वो क्या हो जाती है, तेलिया हो जाती है, जिससे पिंपल जैसी जो चीजें हमें देखने को मिलती है। तो ये कॉमन लक्षण हमें लड़कों में देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम लड़कियों की बात करें, लड़कियों में क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, तो लड़कियों के अंदर अगर हम देखें तो नॉर्मली तो हमें उनकी आवाज जो है उनकी पतली होती है, आवाज जो है परिवर्तित हो जाती है, आवाज का भारीपन इनमें थोड़ा पतला रहती है, आवाज क्या रहती है, पतली रहती है। इसके अलावा इनके अंदर स्तन जो है का बनना, ठीक है, ये भी लक्षण है। इसके अलावा इनकी त्वचा भी तेलिया हो जाती है, ठीक है। इनके भी जननांगों पे बाल की उपस्थिति, बालों की उपस्थिति हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इनके अंदर रजोधर्म यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल वो भी हमें देखने को मिलता है। रजोधर्म की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके से होती है, वो हम इसको डिटेल में समझेंगे जब हम मादा जनन तंत्र के बारे में डिस्कशन करेंगे कि रजोधर्म कब और क्यों आता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड जिसको हम बोलते हैं उनकी प्रेजेंस कैसे होती है, तो ये सारी चीजें बात करेंगे। लेकिन क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि इसकी उम्र जो रहती है, इन लक्षणों के आने की एक पर्टिकुलर निर्धारित उम्र है, तो ये लक्षण क्यों आए, इसके पीछे वजह क्या है, यानी कि यौनारंभ से लेकर लैंगिक परिपक्वता तक आने के पीछे मेन जो रीजन होते हैं वो हार्मोन का स्त्रवण होता है। तो यहाँ पे जो मुख्य कारण है हम मानते हैं हॉर्मोन्स, हार्मोनों का स्त्रवण किसका मुख्य उत्तरदायी कारण बनता है, यौनारंभ का, ठीक है। तो कौन कौन से हॉर्मोन्स की बात करें, अगर नर हार्मोन की बात करें तो आंसर आएगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और मादा हार्मोन्स की बात करें, लैंगिक हार्मोन हम बोल सकते हैं, सही नाम दें तो लैंगिक हार्मोन। तो मादा लैंगिक हार्मोन कौन से होते हैं, दो हार्मोन होते हैं, एक तो होते हैं एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये दो तरह के प्रमुख लिंग हार्मोन्स होते हैं, इन्हीं की वजह से ही ये यौवनावस्था प्यूबर्टी एज आती है। अब हम देखें कि मानव जनन तंत्र में होने वाले जो फेजेस हैं, यानी कि कौन कौन से हम फेजेस हम देखते हैं। देखो नॉर्मली अगर हम अवस्थाएं देखें, लैंगिक जनन की अवस्थाएं यानी कि प्रजनन की अवस्था, प्रजनन की अवस्थाएं, तो बेसिकली हम इनको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझे तो पहले हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, या जनन की अवस्थाएं देख सकते हैं, तो लैंगिक जनन की अवस्थाएं तो 3 पार्ट में हम लोग देखेंगे। एक तो होता है प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन से पहले की अवस्था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन कौन से हैं। फिर हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, निषेचन में क्या होता है,
और तीसरा जो इवेंट रहता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो आपकी बुक में इन्होंने 4 अलग अलग टाइप में डिवाइड किया, हम उनको भी डिस्कशन करेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन से पहले क्या क्या होता है, तो निषेचन से पहले की प्रक्रिया होती है युग्मक जनन। युग्मक जनन यानी कि युग्मकों का निर्माण, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, ये प्रक्रिया देखेंगे। उसके बाद में हम लोग देखते हैं युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक का स्थानांतरण, अब क्या होता है, नर युग्मक जो होता है वो मादा युग्मक के पास आता है, तो उस प्रक्रिया को युग्मक का स्थानांतरण बोलते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं हम पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले। फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम रखते हैं किसका, नर व मादा युग्मक में संलयन, यानी कि एग के साथ किसका मिलना, स्पर्म का मिलना। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। और उस फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट क्या कहलाएगा, हमारा पहला होता है, दोनों जब मिलते हैं तो इनके रिजल्ट से क्या बनता है, युग्मनज। युग्मन का निर्माण, ठीक है, यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन, एक कोशिका जिसमें 2n इनके 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद की प्रक्रिया क्या कहलाती है हमारी, इस जाइगोट से किसका निर्माण, भ्रूण का निर्माण, एम्ब्रियोजेनेसिस। इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। जेनेसिस वर्ड मतलब निर्माण। ठीक है, और जब भ्रूण बन जाता है और जीव बन जाता है तो फिर उसमें क्या होती है, प्रसव होता है। ठीक है, ये सारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। इनको हम डायग्रामेटिक देखें तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। तो इस डायग्राम में आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, ये जो पहली प्रक्रिया हमें यहाँ देखने को मिल रही है वो है युग्मक जनन। ठीक है, अब नर में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अच्छा, युग्मक हमेशा क्या होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। हैप्लोइड का मतलब उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, वो आधे रहते हैं, 23 ही रहते हैं। क्रोमोसोम नंबर उसमें क्या है, आधे, 23 है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, अगुणित। तो युग्मक हमेशा कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या है, आधे हैं, 23 होते हैं। तो अब क्या है कि जो नर में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है, टेस्टिस जिसको बोलते हैं। और मादा में एग का निर्माण, जो अंडे का निर्माण जो होता है वो अंडाशय में होता है। ठीक है, अब क्या है, वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन। इसको हम किस नाम से जानते हैं, शुक्र जनन। ठीक है, इसको स्पर्मेटोजेनेसिस वर्ड यूज करते हैं। जबकि अंडाशय में जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं अंड जनन। ठीक है, oogenesis। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, युग्मकों का निर्माण, युग्मक जनन। उसके बाद में जो दूसरी प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप देखते हो निषेचन। ठीक है, और निषेचन में क्या होता है, ये है शुक्राणु। ठीक है, कोई एक शुक्राणु एक अंडाणु के साथ मिलता है, यानी कि यहाँ पे नर व मादा जो युग्मक है उनके बीच में क्या हो रहा है, संलयन होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन। तीसरा जो इवेंट है वो हमें क्या देखने को मिलता है, तीसरी जो प्रक्रिया है वो हमारी क्या कहलाती है, भ्रूण का रोपण या फिर भ्रूण का निर्माण। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे भ्रूण मतलब एम्ब्रियो, तो यहाँ पे क्या होता है, भ्रूण निर्माण और फिर भ्रूण का रोपण भी होता है माता के गर्भाशय के अंदर। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, युग्मनज। अब क्या होता है कि यहाँ पे पहले क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं युग्मनज। अब युग्मनज से भ्रूण कैसे मिलेगा, युग्मनज में विदलन होगा। ठीक है, क्या होता है,
विदलन, और विदलन से ये गेंद जैसी संरचना बनती है जिसको हम बोलते हैं कोर्क यानी कि ब्लास्टुला। ठीक है, और ब्लास्टुला से फिर आगे जो है भ्रूण बनता है, और ये ब्लास्टुला जो है इससे क्या बनता है, भ्रूण बनता है, और भ्रूण जो है फिर वो माता के गर्भाशय में उसका क्या हो जाता है, रोपण हो जाता है, और फिर वो आगे इस तरीके से विकसित होता है। ठीक है, और विकसित होने के बाद में वो क्या बन जाता है, बेबी बन जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट प्रक्रिया होती है इस बेबी का बाहर आना यानी कि प्रसव। इस बेबी के बाहर आना यानी कि डिलीवरी हो जाती है। तो इस तरीके से बच्चे के जन्म की प्रक्रिया यानी कि बेबी के जन्म की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रसव कहलाती है। तो इस तरीके से 4 मेन इवेंट होते हैं, युग्मक जनन हुआ, निषेचन हुआ, भ्रूण का निर्माण हुआ और फिर प्रसव हुआ। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो संपन्न होती है। अब क्या है कि ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो किस तरीके से हमें देखने को मिलेगी, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये एग था, एग से शुक्राणु आके मिला, तो इससे क्या बना, एक जायगोट जिसमें 46 2n यानी कि द्विगुणित कोशिका बनी। इसके अंदर क्या हुआ, लगातार विभाजन हुआ। तो युग्मनज, ये क्या है, युग्मनज, जायगोट। जायगोट में जो विभाजन होता है उसको बोला जाता है विदलन। ठीक है, और ये विदलन कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन बोला जाता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन का मतलब होता है एक जैसी कोशिकाओं का निर्माण। ठीक है, एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो यहाँ से 2 से 4 यानी कि 1 से कितनी कोशिकाएं बनी, 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। इस तरीके से कंटिन्यूअसली ये समसूत्री विभाजन होता रहता है। इस तरीके से यहाँ पे कोशिकाओं का जो समूह बनता है, इस तरीके से बहुत सारी कोशिकाओं का जो समूह बनता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है कोरक, ब्लास्टुला। ठीक है, अब ये कोरक जो है गर्भाशय की भित्ति में गर्भाशय भित्ति में इसका क्या होता है, रोपण हो जाता है। ठीक है, और रोपण होने की प्रक्रिया को हम किस नाम से जाना जाता है, इसको भ्रूण रोपण यानी कि एम्ब्रियो प्लांटेशन बोला जाता है, प्लांटेशन। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये भ्रूण वहां पे गर्भाशय में क्या करता है, विकसित होता है, और विकसित होके क्या बन जाता है, नया जीव यानी कि नया बच्चा बन जाता है, या आप बोल सकते हो बच्चा। और ये लगभग ये विकसित होने में कितने महीने लगते हैं, 9 मंथ्स का पीरियड लगता है इस पूरी प्रोसीजर में। आफ्टर 9 मंथ ये बच्चा जब पूरी तरीके से सभी भ्रूणीय अवस्थाओं को पार करके पूर्ण रूप से विकसित जब हो जाता है, तो इसका फिर क्या होता है, प्रसव होता है, और फिर ये इसका जन्म होता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है हमें देखने को मिलती है मानव में पाए जाने वाले इस नर जनन तंत्र में। लेकिन मेन चीज है कि यहाँ पे ये जो युग्मकों का निर्माण हम लोगों ने देखा, यहाँ पे निषेचन देखा था पहले, ठीक है, तो ये युग्मक कहाँ बनते हैं, ठीक है, और फिर इनका स्थानांतरण कैसे होता है। तो बेसिकली हम बात करेंगे इन सारी चीजों को समझने के लिए पहले तो एक डायग्राम देखते हैं। तो इस डायग्राम में बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये तो क्या है, शुक्राणु है, ठीक है, और ये क्या है, अंडाणु है। तो एक अंडाणु में बहुत सारे शुक्राणु अटैक करते हैं, और फिर इससे क्या बनता है, युग्मनज यानी कि जायगोट बनता है। फिर 2 कोशिकाएं, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाता है, भ्रूण। फिर ये भ्रूण इस तरीके से विकसित होता है बच्चे के अंदर, और ये सारा काम देखो यहाँ पे भ्रूण का क्या हो रहा है, रोपण हो रहा है। ये इस तरीके से भ्रूण जो है वो इस तरीके से अंदर गर्भाशय में विकसित होता है। तो ये सारी क्रियाएं यानी कि अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण हमें पता है कहाँ होता है, नर जनन अंगों में। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है नर जननांग और मादा जननांग।
ठीक है। तो यानी कि सीधी सी बात है, हमें नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र का अध्ययन करना है, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हम नेक्स्ट क्लास में दोनों सिस्टम की स्टडी करेंगे, पहले करेंगे नर जनन तंत्र की और फिर करेंगे मादा जनन तंत्र की। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।